राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, एक्ट नंबर 65 ऑफ 1980, 1965, 1980 का एक्ट नंबर 1965 है। धारा 9 में है सलाहकार बोर्डों का गठन। क्या है धारा 9 में? सलाहकार बोर्डों का गठन। उपधारा 1 में क्या है कि जब भी आवश्यकता हो केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए, कौन सा एक्ट? ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसके प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी। ठीक है, कौन करेगी? केंद्र सरकार और एवरी स्टेट गवर्नमेंट एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी। ये उपधारा 1 में है। उपधारा 2 में है कि ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे 3 व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा। कितने व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा? 3 व्यक्तियों से, जो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या फिर वे रह चुके हैं या फिर नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं, क्वालिफाइड हैं। वो ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। समुचित सरकार द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उपधारा 3 में क्या है? समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है सदस्यों में से, और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में सलाहकार बोर्ड के किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो किसी ऐसे राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश है संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। नियुक्ति किसके अनुमोदन से की जाएगी? जिस स्टेट गवर्नमेंट में वह संबंधित सलाह लेनी है उस स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति ली जाएगी। मतलब अगर सलाहकार बोर्ड जो है किसी संघ राज्य क्षेत्र में गठित किया जाता है तो वहाँ उस संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की जाएगी। अब है धारा 10, इसमें सलाहकार बोर्डों को निर्देश। क्या है इसमें? सलाहकार बोर्डों को निर्देश। इस एक्ट में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस एक्ट के अधीन निरोध का आदेश किया गया है उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की अवधि तारीख से 3 सप्ताह के भीतर, कितने? 3 सप्ताह के भीतर समुचित सरकार जो है धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार जिन पर वह आदेश किया गया है और यदि आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन किया है, मतलब कोई एप्लीकेशन दिया है उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने, तो अभ्यावेदन, और जब आदेश धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब उस अधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा 4 के अधीन दी गई रिपोर्टें रखेगी। अब है धारा 11। धारा 11 में क्या है? सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया। सबसे पहले थी धारा 9, उसमें सलाहकार बोर्डों का गठन था, और फिर आती है धारा 10 सलाहकार बोर्डों को निर्देश। अब धारा 11 में सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया। उपधारा 1 में क्या है? इसमें कि सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के बाद जो आवश्यक समझे, और यदि किसी विशिष्ट मामले में वो ऐसा करना आवश्यक समझता है अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो उसे सुनने के बाद समुचित सरकार जो है समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर देगा। तो इस धारा में क्या होगा? धारा 11 में कि जो सलाहकार बोर्ड है वो क्या करेगा कि बुलाए गए व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति जो है अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी अगर मांगना चाहे संबंधित विषय में, अगर जो वो एक्स्ट्रा जानकारी मांगना चाहे तो फिर क्या होगा?
उसको सुना जाएगा और उसको सुनने के बाद जो समुचित सरकार है उसको वह रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के निरोध की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर देगा। कौन देगा? सलाहकार बोर्ड देगा। वह क्या देगा? रिपोर्ट। किसको देगा? समुचित सरकार को। और किससे संबंधित? उस संबंधित व्यक्ति के निरोध की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर। इसमें कितनी अवधि डिफाइन की गई है? 7 सप्ताह के भीतर। उपधारा 2 में है कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी राय भी विनिर्दिष्ट होगी, स्पेसिफाई की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। तीसरी उपधारा में है कि जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो जाए तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जाएगा। जो मेंबर्स होंगे उनकी जो बहुसंख्या अधिक से अधिक लोग फेवर में होंगे उनकी राय को ही बोर्ड की राय समझा जाएगा। अगर सलाहकार बोर्ड के सदस्य आपस में उनके विचार अगर टकराते हो तब ऐसे मतभेदों में बहुसंख्या की अधिक से अधिक संख्या की जो राय है सदस्यों की वही बोर्ड की राय समझी जाएगी। उपधारा 4 में क्या है कि इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है इस बात का हकदार नहीं बनाएगी। निरोध आदेश किया गया है इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा सलाहकार बोर्ड की जो राय है, सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट उसके उस भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो गोपनीय होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। क्या होगी? वह रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट उसके भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट है गोपनीय होगी। अब देखते हैं हम धारा 12 को। धारा 12 में सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई। क्या है धारा 12 में? सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई। उपधारा 1 किसी ऐसे मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है, किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है तो समुचित सरकार निरोध आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबंधित व्यक्ति को उतनी अवधि पर्यंत निरुद्ध रख सकेगी जितनी वह ठीक समझे। सलाहकार बोर्ड ने क्या दी है? किसी ऐसे मामले में रिपोर्ट दी है तो वह किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में अगर पर्याप्त कारण है तो समुचित सरकार निरोध आदेश को पुष्ट करेगी, वो अपनी उस पर पुष्टि देगी तथा संबंधित व्यक्ति को जो है उतनी अवधि पर्यंत निरुद्ध रखेगी जितनी वह ठीक समझे। अब है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या है? धारा 12 की कि किसी ऐसे मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है, किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है तो समुचित सरकार निरोध आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरंत छुड़वा देगी। अगर पर्याप्त कारण नहीं है उसकी राय में तब उसको छोड़ने से संबंधित यह बात दी गई है उपधारा 2 में उस व्यक्ति को। अब है धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि। निरोध की अधिकतम अवधि धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि पर्यंत निरुद्ध रखा गया है वह निरोध की तारीख से 12 माह की होगी, 12 माह तक की। परंतु है इसमें कि परंतु इस धारा की कोई बात निरोध आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उसे उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इस धारा की कोई भी बात मतलब धारा 13 की कोई भी बात जो है निरोध आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने के लिए या उसे उपांतरित करने के लिए जो भी है समुचित सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब आ जाते हैं धारा 14 पर। सेक्शन 14 निरोध आदेश वापस लेना।
इसमें उपधारा 1 है कि साधारण खंड अधिनियम 1897 एक्ट नंबर 10 की धारा 21 के उपबंधों पर प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव डाले बिना किसी निरोध आदेश को किसी भी समय का इस बात के होते हुए भी कि आदेश धारा 3 की उपधारा 3 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तो उस राज्य सरकार द्वारा जिसके वह अधिकारी अधीनस्थ है या केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा। ख में है इस बात के होते हुए भी किसी आदेश की राज्य सरकार द्वारा किया गया है केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या फिर वह उपांतरित किया जा सकेगा। तो इसमें उपांतरित का मतलब है कन्वर्जन, मतलब उसमें रूपांतरण करना, परिवर्तन करना, अमेंडमेंट करना, किसमें, उस निरोध आदेश में। तो क में है कि निरोध आदेश को किसी भी समय इस बात के होते हुए भी कि आदेश जो है धारा 3 की उपधारा 3 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया गया है उस राज्य सरकार द्वारा जिसके वह अधिकारी अधीनस्थ उस राज्य सरकार के केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जा सकेगा, वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा, कन्वर्जन किया जा सकेगा, उसका परिवर्तन या जो भी है उसमें संशोधन वगैरह। ख में है इस बात के होते हुए भी आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा, मतलब उसका कन्वर्जन किया जा सकेगा, रूपांतरण किया जा सकेगा, परिवर्तन किया जा सकेगा, उसमें निरोध आदेश में संशोधन किया जा सकेगा अगर वह आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो केंद्र सरकार द्वारा। तो इसमें है क में तो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उस निरोध आदेश का वापस लिया जाना या उपांतरण किया जाना, परिवर्तन। ख में है केंद्र सरकार द्वारा, इसमें केवल केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। अब आ जाते हैं उपधारा 2 में किसी निरोध आदेश के जिसे उस उपधारा में इसके पश्चात पूर्ववर्ती निरोध आदेश कहा गया है अवसान, अवसान मतलब उसकी समाप्ति या फिर वापस लिए जाने के कारण, चाहे ऐसा पूर्ववर्ती निरोध आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा संशोधन अधिनियम जो 1984 में प्रारंभ हुआ था के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात किया गया हो निरोध आदेश उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन दूसरे निरोध आदेश का जिसे इस उपधारा में इसके पश्चातवर्ती निरोध आदेश कहा गया है किया जाना वर्जित नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वर्जित नहीं होगा, उसमें कोई रोक नहीं होगी। परंतु है इसका कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अवसान, समाप्ति पर या फिर वापस लिए जाने के पश्चात कोई नए तथ्य, कोई नई बातें उसमें उत्पन्न नहीं हुई हैं तो ऐसी अधिकतम अवधि जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पश्चातवर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया है तो निरुद्ध किया जा सकेगा। पश्चातवर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा किसी भी दशा में, मतलब किसी भी कंडीशन में पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से 12 माह की अवधि के अवसान के परे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। जो वो अवधि है, जो अवधि है तो अवधि है कि निरोध आदेश के अधीन पूर्ववर्ती जो पहले दिया गया निरोध आदेश के अधीन जो है निरोध की तारीख से 12 माह की अवधि के अवसान के परे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। अगर 12 महीने की अवधि समाप्त हो गई है तो वह इंक्रीज नहीं होगी, डेट इंक्रीज नहीं होगी।